नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। न्यूज 18 स्पेशल में आज बात रूस यूक्रेन युद्ध के अगले 10 दिनों की, जिसमें परमाणु हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। जेलेंस्की ने दावा करना शुरू कर दिया है कि अगले कुछ दिन में रूस के मरने वाले सैनिकों की तादाद 1 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी और इस बात से व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको रूस के काउंटर अटैक और अगले 10 दिनों का एटम बम वाला स्टेटस का पता चल जाएगा। चौबीस घंटे में क्या हुआ? आखिर पुतिन ने ऐसा क्या किया कि सबको लगने लगा कि कयामत ज्यादा दूर नहीं है। ज़ेलेंस्की को ऐसा क्यों लगा कि उनके पास अब सिर्फ 10 दिन ही बाकी हैं और यूक्रेन की सारी उम्मीदें बिखर चुकी हैं, क्योंकि पुतिन ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। युद्ध पर सबसे खुफिया रिपोर्ट देखिए, जो सीधे पुतिन के परमाणु कैंप से आई है, क्योंकि पुतिन ने अब गोदाम से निकाल लिया है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम्बर, जिससे पुतिन ज़ेलेंस्की से ज्यादा बाइडेन को डराना चाहते हैं। परमाणु खतरे का लेवल क्या है, ये जानने से पहले देख लीजिए युद्ध जीतने के लिए पुतिन अब 10 दिन से ज्यादा इंतजार क्यों नहीं करना चाहते। उनकी एक ताजा वार्निंग बहुत गौर से देखिए। पुतिन के एक एक शब्द की अहमियत समझिए। पुतिन का इरादा बहुत ज्यादा विस्फोटक है। वो अब माफ नहीं करेंगे, ये उनकी बातों से साफ हो गया है। डॉनबास पर ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक के बाद पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। Отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав. पुतिन नए हथियारों की बात कर रहे हैं। पुतिन नए बम की बात कर रहे हैं और सेना की नई फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे खतरनाक नाम है Tu-160 का। रूस ने अभी तक अपने खतरनाक बॉम्बर को यूक्रेन में नहीं उतारा है। ये ऐसा बॉम्बर है जिससे यूरोप और अमेरिका तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इन्हें ऐसे ही टारगेट्स पर परमाणु हमले के लिए तैयार किया गया है। Tu-160 ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है, जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है। रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी है। 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। रूस ऐसे 50 अपग्रेडेड बॉम्बर बनाने की तैयारी कर रहा है। नेटो इसे ब्लैक जैक कहता है, जबकि रूस की एयरफोर्स इसे स्वैन कहती है। इसे अमेरिका के B-1 बॉम्बर की टक्कर में रूस ने तैयार किया था और अब ऐसे नए बॉम्बर रूस की वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं।
लेकिन क्या वक्त आ गया है कि इस बॉम्बर को परमाणु बम से लैस कर दिया जाए? पुतिन इस वक्त युद्ध की नई रणनीति को लेकर कितने गंभीर हैं, इसके लिए आपको यूक्रेन की जमीन पर लिए चलते हैं। क्योंकि इस युद्ध को 300 दिन हो चुके हैं। युद्ध की इस तीसरी सेंचुरी को और खतरनाक बनाने के लिए पुतिन ने 20 ड्रोन से कैपिटल क्यू पर हमला किया है। इस हमले के दौरान क्यू कैसे दहला, कैसे शहर में सायरन बजा और लोग कैसे खौफ के मारे किसी भी जगह आड़ लेकर छुपने लगे। इसकी रिपोर्ट ज़ेलेंस्की तक भी पहुंची। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने 20 ड्रोन से हमले किए, लेकिन उसमें 15 ड्रोन मार गिराए गए। यानी पुतिन का स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 25%, जिससे जाहिर है पुतिन बिल्कुल खुश नहीं होंगे। इस हमले से 3 दिन पहले भी क्यू समेत यूक्रेन के कई शहरों पर 70 से ज्यादा मिसाइल बरसाई गई थी, जिसमें ज्यादातर कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया था। ये पुतिन का माइंड गेम है और इसे समझेंगे तो पता चलेगा कि पुतिन यूक्रेन की लड़ाई कैसे लड़ना चाहते हैं। रूस ने जब यूक्रेन पर 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, तब यूक्रेन का दावा है कि इसमें 90% हमलों को नाकाम कर दिया गया। लेकिन इन हमलों में यूक्रेन के बिजली घरों को फिर निशाना बनाया गया है और हालात ये हैं कि यूक्रेन की 50% बिजली सप्लाई इस वक्त पूरी तरह से ठप है। ये ऐसा वक्त है जब यूक्रेन में कड़ाके की ठंड है, तापमान माइनस में चल रहा है और यूक्रेन के लोगों को घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की बहुत जरूरत है। Союзу, від країн-партнерів в Європі, від Сполучених Штатів Америки, які допоможуть зберігати стабільність зараз і в наступному році. Це стосується і оборонної підтримки, це стосується енергетичної, макрофіну для України, але є ще над чим працювати, є ще життєво необхідні рішення, які очікують на остаточне схвалення і виконання. पुतिन ने जिन 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, उनमें 40 तो सिर्फ क्यू पर दागी गई हैं। इससे जाहिर है कि पुतिन का बड़ा टारगेट अब भी कैपिटल क्यू बनी हुई है। В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. सवाल ये भी है कि पुतिन बिजली वाले पावर सेंटर पर तो हमला कर रहे हैं, लेकिन वो ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के पॉलिटिकल पावर सेंटर पर हमले से क्यों बच रहे हैं? इससे बचने के लिए यूक्रेन की ताकत अभी तक उसके डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम रहे हैं। चाहे वो रूस की एयरफोर्स को रोकना हो या फिर उसके टैंक को। रूस के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने 3 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें बक एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी है और कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली स्टिंगर मिसाइल भी है। Вогневим групам, а особливо 96-й Київський та 208-й Херсонський зенітним ракетним бригадам, які показали за цю добу найбільшу влучність. Ці шахеди, які були використані Росією з нової партії дронів. Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів допомагають воювати проти людей. Що ж, відповідатимуть. ज़ेलेंस्की जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी रूस ने अपने टारगेट पर लिया हुआ है। लेकिन ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक पुतिन को हैरान कर चुका है। अब मिसाइलों और रॉकेट की बरसात ने ज़ेलेंस्की को दहशत से भर दिया है। तब रूस को भी एक झटका लगा
और बहुत तेज लगा। जब रूस के 2 मिलिट्री बेस जेलेंस्की के टारगेट पर आ गए, एक है रयाजान में जो यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर है, और दूसरा है सारातोव जो कीव से 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों ही एयरबेस पर हमला हुआ और दावा किया गया कि इसमें रूस की बॉम्बर फ्लीट को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की वायुसेना ने इन दोनों तस्वीरों को ट्वीट करके बताया है कि रूस के एयरबेस पर परमाणु बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा है। विमान की पहचान और टेल रडार पर लिखा नंबर बताता है कि ये रूस का Быстро и эффективно. और अब पुतिन एक नए मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं जिसके आगे जेलेंस्की घुटने टेक देंगे, इसका पुतिन को भी पूरा यकीन है। दिसंबर के लिए पुतिन की 3 बड़ी स्ट्रेटेजी समझिए। पहला है बेलारूस, और दूसरा है पुतिन का परमाणु बम, और तीसरा रूस के हैवी बॉम्बर। इन तीनों ताकत को पुतिन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए उनके चुनिंदा हथियारों को बहुत गौर से समझना होगा। बेलारूस से जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है कि पुतिन ने जेलेंस्की के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। बेलारूस से यूक्रेन पर हमला कब होगा, ये सब कुछ पुतिन के ऑर्डर पर निर्भर करेगा। ऐसे हमले की टाइमिंग क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बर्फ वाले मौसम में लड़ने के लिए रूस और बेलारूस दोनों की फौज तैयार है। यहां वो रॉकेट लॉन्चर से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टैंक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ियों से भी किसी मोर्चे पर अटैक का अभ्यास कर रहे हैं। ये वीडियो पुतिन ने खास तौर से बनवाया है। इसको काउंटर करने के लिए जेलेंस्की ने एक बार फिर नेटो और अमेरिका से नए हथियारों की डिमांड की है। Саме за тими показниками, які необхідні для посилення наших оборонних операцій. Це артилерія, треба більше гармат, снарядів, це сучасні танки, які поки що не постачаються в Україну, це більш далекобійні системи залпового вогню, сучасна і дійсно ефективна ППО. Будь ласка, якщо ваша думка. लेकिन दुनिया के सामने फिलहाल सबसे बड़ा खतरा परमाणु धमकियों से बना डर का माहौल है। सब जानते हैं कि इससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये बाइडेन भी जानते हैं और इसके बारे में पुतिन भी जानते हैं। और ये जेलेंस्की को भी पता है कि न्यूक्लियर हमले का एपिसेंटर उनका देश ही बनेगा। इसीलिए न्यूक्लियर वॉर के मीटर को देखिए। फरवरी से लेकर मार्च और फिर अप्रैल, यूक्रेन युद्ध की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महीने दर महीने यूक्रेन से लेकर यूरोप और फिर ताइवान के मोर्चे पर भी परमाणु युद्ध का डर बना हुआ है। इसलिए अगले 10 दिनों तक पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन पर है, रूस पर है और बेलारूस पर भी है। -डिग्री तापमान में भी यूरोप का ये इलाका परमाणु खतरे वाली गर्माहट महसूस कर रहा है और यही डर लगातार बना हुआ है कि कहीं कोई बटन दबाने की गलती ना कर दे। और इससे पहले कि ये जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले, एक 99 साल के वॉर एक्सपर्ट ने जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन को बहुत बड़ी सलाह दी है। वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए इस एक्सपर्ट की बात को समझना बहुत जरूरी है। इसकी वार्निंग ऐसी है कि बाइडेन भी घबरा जाएंगे। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में बहुत कुछ दांव पर लगा है।
दांव पर लगी है एक मुल्क की आजादी। दांव पर लगी है रूस जैसे महाशक्तिशाली देश की साख। दांव पर लगी है पुतिन की कभी हार न मानने वाली जिद। और दांव पर लगी है दुनिया की शांति। इस वक्त जब पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का डर सता रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी सेना वाले नेटो चीफ की भी नींद डर ने उड़ा रखी है, वो नाम है वर्ल्ड वॉर 3। पूरी दुनिया जिस तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से सहमी हुई है, उस खतरे को टालने का रास्ता अमेरिका की एक जानी मानी शख्सियत ने दिखाया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने तीसरे विश्व युद्ध को टालने का वो कौन सा रास्ता दिखाया है, आगे बताएंगे आपको। लेकिन पहले जान लीजिए कि हेनरी किसिंजर कौन है और किसिंजर जब बोलते हैं तो दुनिया उनकी बात बेहद गौर से क्यों सुनती है। दरअसल हेनरी किसिंजर वो शख्स हैं जिनकी पहल पर 1949 में चीन और अमेरिका के रिश्ते पहली बार सामान्य हुए थे। इसलिए उस हेनरी किसिंजर की सलाह सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी सलाह किसी जमाने में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भी मानते थे। हम आपको ये भी बताएंगे कि किसिंजर की तीसरे विश्व युद्ध को टालने की सलाह पर यूक्रेन ने क्या कहा और यूक्रेन पर जंग थोपने के बाद पुतिन की छवि रूस में कैसी बन गई। क्या रूस में पुतिन की छवि राष्ट्रवादी नेता के तौर पर और ज्यादा मजबूत हुई है या फिर उनकी साख को बट्टा लगा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हेनरी किसिंजर ने यूक्रेन रूस की जंग को तीसरे विश्व युद्ध का महाविनाशक रूप लेने से रोकने के लिए कौन सा रास्ता सुझाया है। दरअसल किसिंजर ने रूस और यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को दो अहम सुझाव दिए हैं, जिस पर अगर दुनिया अमल करती है तो धरती को बंजर और वीरान होने से बचाया जा सकता है। हेनरी किसिंजर ने तीसरा विश्व युद्ध टालने के लिए पहला सुझाव बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने का दिया है। द स्पेक्टेटर पत्रिका में हेनरी किसिंजर ने लिखा, अब वक्त आ गया है कि यूक्रेन रूस के बीच छिड़े विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। किसिंजर ने दुनिया की शांति के लिए जो सुझाव दिया है, उस रास्ते को पीएम मोदी भी खुद पुतिन को सुझा चुके हैं। इसी साल सितंबर में पीएम मोदी ने समरकंद में आयोजित एससीओ समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन को सलाह देते हुए कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पुतिन को पीएम मोदी का इशारा साफ था कि हथियारों से नहीं बल्कि बातचीत से यूक्रेन के साथ पैदा हुए विवाद को सुलझाने में ही रूस की समझदारी है। तब पुतिन ने इस बात को मानते हुए कहा था कि वो पीएम मोदी की चिंता को समझते हैं। हेनरी किसिंजर ने दूसरा सुझाव नेटो को दिया है। उन्होंने कहा कि नेटो को जल्द से जल्द यूक्रेन को अपने संगठन में शामिल कर लेना चाहिए। द स्पेक्टेटर पत्रिका में उन्होंने लिखा, दुनिया में शांति के लिए यूक्रेन को अब नेटो से जोड़ना चाहिए। तटस्थता का विकल्प अब सार्थक नहीं है। दरअसल ये वही कारण था जिसकी वजह से रूस ने 10 महीने पहले यूक्रेन पर चढ़ाई की थी। उस वक्त यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की कोशिशें तेज कर दी थी, जिससे पुतिन भड़क उठे थे। उन्होंने जेलेंस्की को नेटो में शामिल ना होने की चेतावनी दी, लेकिन जेलेंस्की नहीं माने
आखिरकार फाइनल वार्निंग देने के बाद भी जब यूक्रेन नहीं माना, तब पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर चढ़ाई का आदेश दे दिया। अब हेनरी किसिंजर ने नेटो देशों को सलाह दी है कि वो युद्ध की आग में झुलस रहे यूक्रेन का हाथ थाम ले, ताकि एक कमजोर देश को रूस जैसे ताकतवर देश के कहर से अब भी बचाया जा सके, क्योंकि नेटो का हिस्सा बनते ही यूक्रेन पर रूस को हमला बंद करना होगा। जंग खत्म कर यूक्रेन की धरती से अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। अगर रूस ऐसा नहीं करेगा तो यूक्रेन के साथ खड़े हो जाएंगे सभी 30 नेटो देश, जिनसे पार पाना रूस के बस की बात नहीं। अगर रूस नेटो से टकराने से बाज नहीं आए तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। इसी युद्ध के साथ तय है दुनिया का अंत। इससे पहले हेनरी किसिंजर ने मई के महीने में भी रूस को युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था, लेकिन शर्त रखी थी कि रूस को पहले अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। फिर इसके बाद जो बातचीत होगी उसमें रूस के कब्जे वाले क्राइमिया की भी बात होगी। तब रूस ने किसिंजर के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। किसिंजर ने एक बयान में कहा था कि अगर रूस क्राइमिया पर अपने कब्जे को नहीं छोड़ता है तो क्राइमिया की जनता के साथ न्याय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी वाला जनमत संग्रह आयोजित कराया जाए, जिससे साफ हो जाएगा कि क्राइमिया के लोग रूस के साथ जाना पसंद करेंगे या यूक्रेन के साथ। हालांकि किसिंजर की सलाह के बाद हालात बहुत बदल गए हैं। रूस ने यूक्रेन के 4 और राज्यों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने क्राइमिया पर 2014 में जनमत संग्रह के जरिए कब्जा कर लिया था और इसी साल 30 सितंबर को रूस की सीमा से लगे यूक्रेन के 4 राज्य डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन को अपने देश में मिला लिया। इसके लिए भी रूस ने जनमत संग्रह का तरीका अपनाया, जिसे यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने सिरे से खारिज कर दिया। हेनरी किसिंजर की एक सलाह तो यूक्रेन ने मान ली, लेकिन दूसरी सलाह को सिरे से खारिज कर दिया। युद्ध की आग में हर दिन बर्बाद हो रहे यूक्रेन ने रूस के साथ बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की के तेवर से साफ है कि यूक्रेन की जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है। ज़ेलेंस्की के इनकार के पीछे अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर देशों का सपोर्ट है, जो यूक्रेन को जंग में हथियारों की कमी नहीं होने दे रहे हैं। यूक्रेन भी इन्हीं विदेशी हथियारों के दम पर रूस के छक्के छुड़ा रहा है। दस महीने की जंग के बाद भी रूस के सैनिक कीव में कदम नहीं रख पाए हैं, तो इसके पीछे यूक्रेन में मौजूद वो विदेशी हथियार ही हैं जिन्होंने रूसी सैनिकों के आगे लक्ष्मण रेखा खींच दी है। क्या यूक्रेन पर चढ़ाई करने का पुतिन का फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है? क्या यूक्रेन पर हमला करने के बाद से पुतिन की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हुई है? क्योंकि अब रूसी नागरिक भी महसूस करने लगे हैं कि यूक्रेन पर बेवजह चढ़ाई कर पुतिन ने रूस को आर्थिक मुसीबत में डाल दिया है। रूस के नागरिक अब पुतिन को यूक्रेन में मारे गए 1 लाख सैनिकों की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2 दशकों से रूस की सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने वाले पुतिन के कदम अब डगमगाने लगे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि पुतिन के इस फैसले से उनके एक मजबूत, निर्णायक और कट्टर राष्ट्रवादी राजनेता की छवि को गहरा आघात लगा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
जाता है कि एक चलती कार में आग लग गई और बीच सड़क पर ही धू धू कर जलकर खाक हो गई।